सभी। मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर पढ़ाई पर अपने ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 9th में लोकतांत्रिक राजनीति का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है संविधान निर्माण। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि संविधान किसे कहते हैं। आप समझते होंगे कि ये संविधान क्या चीज है। अभी तक तो पिछले लेसन में हम लोगों ने लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों पढ़ा था। लोकतंत्र की परिभाषा मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को याद होगी। तो उसी के क्रम में जब किसी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो जाती है तो उस देश में संविधान का होना भी उतना ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम संविधान की चर्चा करेंगे कि संविधान किसे कहते हैं। व्हाइट बोर्ड पे देखिए, संविधान किसे कहते हैं। मैंने लिखा हुआ है, संविधान नियमों तथा कानूनों का वह संग्रह है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। आप अपने स्कूल में ही देख लीजिए, जब आप स्कूल जाते हैं तो आप स्कूल का अभी आपके आने का, जाने का या लंच का या हर पीरियड वाइज टाइम बना हुआ है, एक नियम है। वहां पर भी इसी तरह देश में जब लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो जाती है तो देश को चलाने के लिए या देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान का होना आवश्यक है। अब हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं और पाठ की शुरुआत में ही है आपका दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। दक्षिण अफ्रीका का नाम आप लोग भली बात जानते होंगे। बच्चों, दक्षिण अफ्रीका का संविधान दुनिया का सबसे आदर्श संविधान माना जाता है और जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वो इस संविधान का अनुकरण करते हैं। भारत का भी जब संविधान बना था तो इस देश के संविधान से प्रेरणा ली गई थी। तो जब हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान की चर्चा करते हैं तो हम सबसे पहले नेल्सन मंडेला इनकी चर्चा करते हैं। बच्चों, आपके सिविक्स की बुक में नेल्सन मंडेला का नाम है तो आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि ये नेल्सन मंडेला कौन है। नेल्सन मंडेला ये दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। अश्वेत उन्हें कहा जाता है जैसे जिनकी स्किन काली हो, और श्वेत जो गोरे लोग होते थे। तो ये दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। इन्होंने आखिर किया क्या था, तो देखिए, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष नेल्सन मंडेला का ये सबसे बड़ा काम था जो बिल्कुल इतिहास में प्रसिद्ध है। और इन्होंने क्या किया था कि देखिए, नेल्सन मंडेला को रंगभेद संघर्ष के कारण 1964 में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। आखिर ये रंगभेद है क्या? नस्ल के आधार पर भेदभाव, यानी जो गोरे और काले थे उनके बीच में भेदभाव हो रहा था। तो जो गोरे लोग थे उन्होंने नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सजा 1964 में दे दी और 28 वर्षों तक मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयानक जेल, जिसका नाम था रोबेन द्वीप में रखा गया था। इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया था। ये तो बात हो गई नेल्सन मंडेला की कि नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने संघर्ष किया क्यों। तो इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि दक्षिण अफ्रीका में यूरोप से कुछ गोरे लोग व्यापार करने के लिए गए। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने, वैसे ये लोग भी गए। लेकिन थोड़ी यहाँ पर परिस्थितियां अलग रही। जैसे जब ये लोग व्यापार करने गए तो धीरे धीरे वहां के स्थानीय चीजों से लोग परिचित होते गए और उन्होंने क्या किया कि वहां के जो लोग थे उनको हथियारों और जोर जबरदस्ती से अपना गुलाम बना लिया और एक तरीके से स्थानीय शासन को अपने हाथ में ले लिया और लोगों का वर्गीकरण कर दिया। वर्गीकरण मीन्स दो तरह के लोग बना दिए। अपने को तो वो सर्वश्रेष्ठ समझते थे। क्यों? क्योंकि वो गोरी चमड़ी वाले थे या व्हाइट स्किन थी उनकी। लेकिन इन्होंने दो वर्गीकरण किया, अश्वेत और रंगीन। अश्वेत उन्हें कहा गया जो दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोग थे जिनकी स्किन ब्लैक थी, और दूसरे थे रंगीन चमड़ी वाले। ये जो लोग थे ये भारत के रहने वाले थे और दक्षिण अफ्रीका में बस गए थे। इन दोनों के साथ उन लोगों ने रंगभेद का नीति अपनाई थी और न इन्हें वोट डालने का अधिकार दिया गया था। इसके अलावा ये लोग जो है गोरों की बस्ती में नहीं जा सकते थे। कहीं भी जाने के लिए या उस जगह पे काम करने के लिए इन्हें परमिट लेनी पड़ती थी। सार्वजनिक स्थल थे जैसे पार्क हो गए, पिक्चर हॉल या कहीं भी घूमने फिरने की जितनी भी जगह थी वहां पर ये लोग नहीं जा सकते थे। इसके अलावा चर्च वगैरह में भी
जाने की परमिशन नहीं थी। धीरे धीरे ये व्यवस्था काफी बढ़ती जा रही थी और इसी के खिलाफ 1950 में अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले भारतीयों ने रंग भेद प्रणाली के विरुद्ध संघर्ष कर दिया। इस संघर्ष में उन्होंने धरना, प्रदर्शन, हड़ताल जैसे एक नॉर्मल होता है वो सब किया। आपको याद होगा कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ही रंग भेद के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू किया था और उस आंदोलन में उन्हें सफलता भी मिली थी, लेकिन 1950 तक ये व्यवस्था रही होगी। तभी वहां के जो अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले भारतीय थे उन्होंने इसके खिलाफ संघर्ष किया। इस संघर्ष को सफल बनाने के लिए उन लोगों ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नामक एक संगठन बनाया और इस संगठन में जितने भी मजदूरों का संगठन था, ये जो कम्युनिस्ट पार्टियां थी, वे सब शामिल हो गई। इसी में कुछ समझदार जो गोरे थे वो भी इन लोगों का साथ देने लगे और कई देशों ने रंगभेद की नीति का विरोध किया और निंदा भी की, लेकिन अब जो गोरे लोग थे वो अभी भी नहीं माने और इन लोगों का दमन करने लगे या हर तरीके से उनको मार पीट के उनका खात्मा करने पर लग गए थे। तो बच्चों इस तरह ये रंग भेद के खिलाफ संघर्ष था। जब रंग भेद के खिलाफ संघर्ष शुरू हो गया तो वहां की सरकार को ये एहसास हो गया था कि बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती करके हम अपनी शासन व्यवस्था को नहीं चला सकते हैं और हर हाल में हमें अपनी नीति में परिवर्तन कर लेना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि रंग भेद नीति को समाप्त कर दिया और जब रंग भेद की नीति समाप्त हुई तो 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका को एक लोकतांत्रिक देश बना दिया गया था। लोकतांत्रिक देश, लोकतंत्र से आप भली बात परिचित हैं। और जब दक्षिण अफ्रीका को लोकतांत्रिक देश बना दिया गया, इसी के तहत नेल्सन मंडेला जो 1964 से जेल में थे उनको भी रिहा कर दिया गया और जब ये रिहा होके आए तो जब संविधान बना दक्षिण अफ्रीका तो उन्हें प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बनाया गया था। इसमें ये डिसाइड हुआ कि सभी नस्ल के लोगों से मिली जुली सरकार, मतलब चाहे वो श्वेत हो, अश्वेत हो या रंगीन हो, रंगीन चमड़ी वाले हो, उनको मिला जुला के एक सरकार बनाई जाए, ये डिसाइड हुआ। अगला हमारा पॉइंट है स्वतंत्रता के बाद कि आखिर स्वतंत्रता के बाद दक्षिण अफ्रीका में हुआ क्या। बच्चों, दक्षिण अफ्रीका का संविधान जैसा कि मैंने बताया कि आदर्श संविधान माना जाता है और ये कई देशों के लिए अनुकरणीय भी है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान आदर्श संविधान भी माना जाता है और जब संविधान निर्माण की बात हुई तो अश्वेत नेताओं ने, जो अश्वेत समाज था, उनसे अपील की या उनसे आग्रह किया कि जो भी गोरे लोगों ने अत्याचार किया था उसको भूल जाएं और उनको माफ कर दें और सभी लोग आपस में मिलजुल कर एक संविधान का या एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन करें। उस संविधान में क्या क्या मुख्य बातें थी ये जानिए। जैसे स्त्री और पुरुष की समानता हो, प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना हो, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार से संबंधित सारे लक्षण जो है उस संविधान में होने चाहिए। बच्चों, इस तरह से दक्षिण अफ्रीका का संविधान बना था। आपने देखा कि किस तरह से जो श्वेत लोग थे या गोरे लोग थे वो अश्वेतों पर अत्याचार कर रहे थे और अश्वेत उनसे अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो जब दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना होती है तो ये सारे मतभेद भुलाकर इन लोगों ने एक आदर्श संविधान की रचना में सहयोग दिया था। अब हम पढ़ेंगे कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है। बच्चों, अब हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान की विशेषताओं के विषय में जानेंगे। लगभग 2 वर्षों की मेहनत के बाद दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनकर तैयार हो गया और जब ये संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसे दुनिया का सबसे अच्छा संविधान कहा गया। क्यों? इस संविधान में नागरिकों को व्यापक अधिकार दिए गए और ऐसा माना जाता है कि जितने अधिकार दक्षिण अफ्रीका के संविधान में उनके नागरिकों को मिला है उतना विश्व के किसी भी देश के संविधान ने अपने नागरिकों को नहीं दिए हैं। इसके अलावा एक और विशेषता थी कि प्रस्तावना में समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी निश्चित हुई। प्रस्तावना, किसी भी संविधान की प्रस्तावना में पूरा एक सार होता है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में ये निश्चित हुआ कि अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो चाहे वो अश्वेत हो या अश्वेत हो या रंगीन चमड़ी वाले हो, सभी की उसमें सहभागिता आवश्यक होगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि इसमें इतिहास और भविष्य के संबंध में विशद वर्णन है। इतिहास और भविष्य दोनों बात एक साथ कैसे? इतिहास जो अश्वेतों और श्वेतों के बीच में लड़ाई हुई थी या जो संघर्ष हुआ था
और भविष्य की ये जो संघर्ष हुआ था इसका दोहराया या उसको दोहराया ना जाए, भविष्य में आपस में फिर से संघर्ष की स्थिति पैदा ना होने पाए। तो बच्चों, इस तरह से ये दक्षिण अफ्रीका का संविधान था। इस संविधान को लोकतंत्र का मॉडल कहा जाता है। इसमें मैंने आपको बताया कि स्त्री पुरुषों की समानता पे ज्यादा जोर दिया गया, जो प्रजातांत्रिक मूल्य थे उन पर, सामाजिक न्याय, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनाया गया था। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? आखिर हर लोकतांत्रिक देशों में संविधान का होना क्यों आवश्यक है? आइए उस पर हम चर्चा करें। बच्चों, हमारा टॉपिक है कि संविधान की जरूरत क्यों है। इसे समझने के लिए हमें दक्षिण अफ्रीका के संविधान को ही समझना पड़ेगा। आपने देखा था कि श्वेतों और अश्वेतों के बीच किस तरह से आपस में तनाव था और संघर्ष था, और जब इन दोनों में आपस में समझौता हुआ तो दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई थी। उसके बाद संविधान निर्माण की बात आई। लेकिन जब संविधान निर्माण की बात आई तो दोनों के ही मन में अपने अपने डर थे, उनके अपने अपने पक्ष थे। जैसे देखिए, बहुसंख्यक अश्वेत अपने मौलिक सिद्धांत के पक्षधर में थे, क्योंकि बहुसंख्या में थे तो इनको लगता था कि हर बात जो है बहुमत के सिद्धांत से हो। और जो अल्पसंख्यक गोरे थे वो अपनी संपत्ति और विशेषाधिकार की चिंता थी। इसके अलावा भी और कई बातें थी। लेकिन जब दोनों ही पक्षों में सहमति बनी तो एक व्यक्ति एक वोट को सर्वमान्य रूप से अपनाया गया। लोग बहुमत के सिद्धांत को मानने के लिए तैयार हो गए और गरीबों और जो मजदूर वर्ग थे उनके कुछ विशेषाधिकार थे उस पर भी सहमत हो गए। इसके साथ ही जो बहुसंख्यक अश्वेत थे वो भी तैयार हो गए कि अल्पसंख्यकों के जो विशेषाधिकार हैं या उनकी संपत्ति पर कोई जबरदस्ती कब्जा नहीं करेगा। जो ये बातें इतनी आसान नहीं थी और इन सब बातों को एक्शन में लाने के लिए आपस में विश्वास होना जरूरी है। और जब संविधान की बात आई तो ये हुआ कि अगर हम इसको लिखित रूप से नहीं रखते हैं तो क्या गारंटी है कि भविष्य में जाके इसे तोड़ा ना जाए। इसीलिए संविधान को लिखित रूप से तैयार किया गया और बुनियादी नियमों के लिखित रूप को ही संविधान कहा गया। संविधान लिखित रूप से है और उन्हीं में सारे सिद्धांत लिखे हुए हैं कि कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य नहीं करना है। किसी भी देश के संविधान में सरकार का गठन, सरकार के कार्य करने के तरीके, नागरिकों के व्यापक अधिकार, शासन व्यवस्था के विषय में पूरी जानकारी रहती है। एक तरीके से पूरा लेखा जोखा होता है और संविधान के द्वारा ही ये तय होता है कि कौन सा कार्य नीति संगत है अथवा नहीं है। इस तरह देखा जाए बच्चों तो संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून है जिसमें उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध और उन लोगों का सरकार से क्या संबंध है वो तय होता है। अब हम संविधान के कुछ कार्यों के विषय में जानेंगे। बच्चों, संविधान के कार्य के विषय में हम जानेंगे। इसके 5 कार्य हैं। देखिए, पहला है लोगों में विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देता है। दूसरा है सरकार के गठन और फैसले लेने का अधिकार निश्चित करता है। तीसरा है सरकार के अधिकारों की सीमा निश्चित करता है। चौथा, नागरिक अधिकारों की व्याख्या करता है। अच्छे समाज के गठन में लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। बच्चों, इस तरह से ये संविधान के 5 कार्य हैं और ऐसा नहीं है कि जहां पर संविधान है वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था हो या लोकतांत्रिक शासन हो, लेकिन जहां पर लोकतंत्र है वहां पर संविधान का होना अत्यंत आवश्यक है। आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ा होगा। फ्रांस की क्रांति के बाद भी वहां पर आपने देखा कि राजशाही शासन व्यवस्था का अंत होता है और लोकतंत्र की स्थापना होती है और संविधान का निर्माण होता है। इस तरह जब अमेरिका भी ब्रिटेन से आजाद हुआ तो उसने अपने यहाँ एक संविधान तैयार किया। तो बच्चों, जो भी लोकतांत्रिक देश है वहां पर संविधान का होना अत्यंत आवश्यक है। अब हम भारतीय संविधान के विषय में पढ़ेंगे कि भारत में संविधान का निर्माण कैसा होता है और ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और दक्षिण अफ्रीका के संविधान को अच्छे से समझिए। टेक केयर। थैंक यू।